नमस्कार, न्यूज पर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। सबकी नजरें चाचा भतीजे की सियासत पर लगी हुई हैं। दरअसल बात मैं महाराष्ट्र की कर रहा हूं, जहां शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच में गुपचुप मुलाकातें हो रही है, बावजूद इसके कि भतीजे यानी अजीत पवार शरद पवार के साथ बगावत कर चुके हैं और उनकी पार्टी के बड़ी संख्या में विधायक अपने साथ ले उड़े हैं। और उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है वो शरद पवार के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। सवाल ये उठ रहा है कि जब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को गच्चा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, एक नहीं दूसरी बार दे चुके हैं, तो फिर ऐसी वजह क्या है, ऐसी कौन से कारण है जो उनको गुपचुप करके मुलाकात करनी पड़ रही है। आपको बखूबी मालूम है कि 3 से 4 बार दोनों नेता आपस में गुपचुप मिल चुके हैं और जो हालिया विधानसभा सत्र था उसमें जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, ये पता नहीं था कौन सा विधायक किसके साथ था। रस्म अदायगी के लिए विधायक वहां पर गए जो पवार खेमे के थे और उसके बाद उन्होंने उससे सत्र से मोटे तौर पर एक दूरी बना रखी थी। मतलब ये था कि कंफ्यूजन विधानसभा के अंदर भी था कि कौन सा विधायक किसके साथ है, और कंफ्यूजन जिस तरह से गुपचुप मुलाकातें शरद पवार और अजीत पवार के बीच में हो रही है उससे भी बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र स्तर पर जो था इसमें इसके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने खुद कहा कि इस पर भ्रम की स्थिति साफ होनी चाहिए। और उसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हैं वो भी इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हालांकि शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले वो कह चुकी हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले। खुद शरद पवार ने भी जो था साफ किया है कथित तौर पर कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उनकी राजनीति बीजेपी के साथ सूट नहीं करती है। अगर शरद पवार को बीजेपी के साथ गठबंधन करना नहीं है या उनकी राजनीति बीजेपी के साथ सूट नहीं करती है, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि वो अपने बागी भतीजे से गुपचुप लगातार एक के बाद एक मुलाकात करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े से इसका सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। शरद पवार के लिए सभी लोग इज्जत करते हैं, उनकी वरिष्ठता का देखते हुए उनका विजन, उनकी सोच, उनकी रणनीति को सभी दंडवत करते हैं। शरद पवार में वो सारे गुण हैं जो विपक्ष के नेतृत्व करने के गुण हैं, लेकिन एक विश्वसनीयता शरद पवार की जीरो है। शून्य विश्वसनीयता के साथ शरद पवार हमेशा प्रधानमंत्री के रेस में पीछे आते रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी शरद पवार की विश्वसनीयता को लेकर ही सवाल उठाए जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के पिछले 5-7 साल यदि हम देखें तो उन्होंने एक बार बीजेपी को मदद की, एक बार शिवसेना को मदद की, एक बार कांग्रेस को मदद की। ऐसे वो लगातार कभी शिवसेना के खिलाफ जाते हैं, कभी बीजेपी के खिलाफ जाते हैं, कभी कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, उसको शरद पवार जी के साथ सरकार थी, उसको 6 महीने पहले चुनाव के सपोर्ट विड्रॉ करके शरद पवार जी ने वो सरकार गिरा दी, कांग्रेस को बर्फ में लगा दिया। उसके बाद बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी, लेकिन शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री नहीं पद मिला, इसलिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जाने से मना कर दिया और समर्थन देने से भी मना कर दिया। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शरद पवार की मदद से वो जीत गए। तब उन्होंने शिवसेना को बर्फ में लगाया। शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़े और जब सरकार बनने का समय आया तो उन्होंने शिवसेना को साथ में लेकर महाविकास आघाड़ी की स्थापना की और बीजेपी को बर्फ में लगाया। इसीलिए शरद पवार की विश्वसनीयता नहीं होने की वजह से शरद पवार कभी भी 282 के हाउस में विधानसभा में 80 से ज़्यादा कभी भी एमएलए जितवा नहीं पाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि महाविकास आघाड़ी भी कह रही है कि ये शरद पवार के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक विरोधी पक्ष जो महाविकास आघाड़ी बना है उसमें कोई दरार नहीं आएगी, ये सेना और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं। इसके पहले सावरकर के इशू को भी शरद पवार ने एक अलग स्टैंड लिया था, लेकिन महाविकास आघाड़ी में तब भी दरार नहीं आई थी। मुझे नहीं लगता इससे मोदी को मदद मिलना बात अलग है और विरोधियों में बहुत बड़ी दरार आना ये मुझे बहुत मुश्किल दिखाई देता है। बात अगर अजीत पवार की करें तो आपको बखूबी मालूम है कि 2019 में भी वो देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना चुके थे। आज सुबह के तड़के एक शपथ दिलाई गई थी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हुआ करते थे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 3-4 दिन ड्रामा चला था, उसके बाद शरद
पवार ने सारे विधायकों को अपने पास बुला लिया था और अपने भतीजे को भी जो था मना लिया था। उसके बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन वजूद में आया था, जिसकी सरकार बनी थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस उस सरकार में शामिल हुई थी। उसके बाद सरकार वो शिवसेना में बगावत के बाद गिर गई थी और उसके बाद आप जानते हैं कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी, ये अटकलें लग रही थी कि अजीत पवार बीजेपी में जा सकते हैं। उसके बाद अचानक शरद पवार ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उसके बाद तमाम जो जमावड़ा था समर्थकों का, उनके यहां लग गया मान मनोबल। उसके बाद शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया और 2 कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर चुने, जिसमें एक उनकी बेटी सुप्रिया सुले हैं और दूसरे प्रफुल्ल पटेल शामिल थे। और जिससे बताया जाता है कि अजीत जो पवार हैं वो उससे खास नाराज है, क्योंकि वो अपनी भूमिका पार्टी में चाहते थे। और अटकलें अजीत पवार के बारे में लगाई जा रही थी वो सच साबित होगी जब उन्होंने सिंधिया सरकार में बीजेपी के साथ, या जो बीजेपी की सरकार है उसमें वो उप मुख्यमंत्री बन गए। और अब उसके बाद वो लगातार अपने चाचा यानी शरद पवार को चुनौती देते रहे थे। उनकी उम्र पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि आखिर इतनी उम्र में वो क्यों राजनीति में डटे हुए हैं। बावजूद इसके शरद पवार उनसे गुपचुप मुलाकात कर रहे हैं। और ये पहला स्टैंड नहीं है, आपको बखूबी मालूम है कि जब अडानी मामले में पिछले सत्र में, एक तो सत्र हाल में बीता और उससे जो पहले सत्र था उसमें कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने हल्ला बोल किया था, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सबके सामने आई थी। और उसमें शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कथित तौर पर कहा था कि जो जेपीसी की मांग है इसका कोई मतलब नहीं, इससे कुछ होता जाता नहीं है। और तो इससे विपक्ष का जो तमाम जो पूरा एक टेम्पो बना हुआ था उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ा था। और सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिर शरद पवार के मन में पक क्या रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े के पास इसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की भीष्म पितामह शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के सुप्रीमो का अडानी के बचाव में उतरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शरद पवार अपने उद्योगपतियों के संबंधों के लिए जाने जाते हैं और सत्ता किसी की भी हो, उद्योगपति हमेशा शरद पवार के दरबार में बैठे रहते हैं। अडानी जी की और शरद पवार की दोस्ती बहुत पुरानी है। जितने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी जी के प्लेन में घूमे होंगे, उससे ज़्यादा शरद पवार अडानी जी के प्लेन में घूमे हैं। अडानी जी का बचाव करना ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शरद पवार राजनीति भले ही गरीबों के नाम से करते आए हो, किसानों के नाम से करते आए हो, लेकिन शरद पवार की राजनीति हमेशा उद्योगपतियों के लिए होती है। ये कोई देश में नई बात नहीं है। कांग्रेस के साथ जब गठबंधन था और कांग्रेस ने जब अविनाश पांडे को राज्यसभा में उतारा था महाराष्ट्र से, सोनिया गांधी जी ने अविनाश पांडे की उम्मीदवारी शरद पवार के साथ बात करके ही अनाउंस की थी। लेकिन शरद पवार जब मुंबई चले गए तो जब राहुल बजाज ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो उन्होंने राहुल बजाज को अपना उम्मीदवार करके मैदान में उतारा और अविनाश पांडे को हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब यह कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शरद पवार ने कथित तौर पर ठगा नहीं। और अब उनके भतीजे ने भी जो था उनके साथ बगावत करके उनके स्टाइल में उनको जवाब दे दिया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि ये पूरी जो स्क्रिप्ट है वो उनकी बनाई हुई। वजह यह कि जब पहले जो बगावत हुई थी, जब वो उप मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी सरकार बनने पहले से बने थे, तो बाद में शरद पवार ने कहा था कि वो मेरी गूगली थी दरअसल। और ये बात पहले भी कही जा रही थी कि पूरी स्क्रिप्ट शरद पवार की लिखी हुई थी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जो अब अजीत पवार ने बगावत की है और बीजेपी की सरकार में अब वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या इसकी स्क्रिप्ट भी शरद पवार ने तो नहीं लिखी है, बावजूद इसके कि वो ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ जाने वाला नहीं हूं। अब आगे क्या होगा, ये शरद पवार के मन में क्या है, ये तो वो ही जाने, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि वो जितने जमीन से ऊपर हैं, राजनीतिक तौर पर जमीन के अंदर उससे कहीं ज्यादा नजर आते हैं। उनके मन में क्या है उसकी था लेना बहुत मुश्किल काम है। नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, जिसके शरद पवार एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन जो ये पूरा चाचा भतीजे का खेल महाराष्ट्र में चल रहा है, उससे तमाम तरह की भ्रम की स्थिति पैदा हुई है।